मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिकल काइनेटिक का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कल रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़े थे ना। आज कौन सा फैक्टर उनको अफेक्ट करता है वो पढ़ने वाले हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड करता है। देखो, जैसे जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी, उतना तेजी से, उतना आसानी से क्या होगा? रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है, रेट क्या था? टाइम के साथ जितनी ज्यादा उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रही थी, वही था हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्टेंट के किस पर बात करूं, नेचर पे बात करूं, तो रिएक्टेंट तीन स्टेट, एक तो पहला ये हो जाएगा नेचर की बात करूं मैं, अगर नेचर ऑफ इसका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये दो, एक तो ये इसका कि इसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट इसकी क्या होगी? फिजिकल स्टेट। अब आप मुझे बताओ कि अगर सॉलिड एक गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, लिक्विड में है और गैस में है, ठीक है, सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है और गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो किसमें कोलिजन ज्यादा होगा? इंटरमिक्सिंग किसमें ज्यादा होगी? गैसियस में ना। तो जो चेंजिंग आएगी कंसंट्रेशन की ज्यादा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम पास करेगा, वो किसमें होगा? गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट वाले ज्यादा अफेक्ट करते हैं इन कंपैरिजन लिक्विड, और सबसे कम अफेक्ट करेगा सॉलिड। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा? गैस में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में सबसे कम होगा, और लिक्विड में इससे कम और सॉलिड में सबसे कम। तो ये क्या है? ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसका स्टेट है? ये रिएक्टेंट का। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए जरा, ये था इसका फिजिकल स्टेट, और केमिकल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा, केमिकल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करेगा? तो दो एग्जांपल लेकर के बताते हैं हम। जैसा कि हमारा है कि 2NO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 2NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है 2NO2, और CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हमारा CH4 जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CO2 + 2H2O। तो देखो, इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहा है किसी कंपाउंड से, बट ये रिएक्शन जो होगा ये काफी तेजी से होगा, ये फास्ट होगा इन कंपैरिजन इसके, और ये रिएक्शन स्लो होगा। तो इनके केमिकल स्टेट पर क्यों डिपेंड कर रहा है? तो आप बताओ मुझे कि ये जो ऑक्सीजन आया क्यों होता है? कोलिजन हुआ, इंटरमिक्सिंग होती है, कंसंट्रेशन की चेंजिंग होती है, नया प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रही है बात? तो जितना जल्दी आसानी से वो बॉन्ड ब्रेक कर जाए, जितना जल्दी इंटरमिक्स कर जाए, तो उतना तेजी से हमारा रेट ऑफ द, उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NO के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, और यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? ये कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि कितने? 4 बॉन्ड को ब्रेक करना है। वही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है। तो किसमें इजीली कर लेगा? इसमें कर लेगा ना, ऊपर वाले में। इस वजह से फास्ट और ये वाला रिएक्शन स्लो होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है उसके फिजिकल स्टेट पर भी और उसके केमिकल स्टेट पर भी। कहने का मतलब है, फर्स्ट हमारा फैक्टर आ गया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन। तो हमने देखा, हमको मिला ये, हम पाए कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम जैसे जैसे पास होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डिक्रीज करती जाती है।
रेट ऑफ द रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन की बात करेंगे हम। दूसरा फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम बीतता है रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करती है। अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा कंसंट्रेशन है, अगर इसको दिखाऊं मैं, ये कंसंट्रेशन है और ये हमारा टाइम है, ये टाइम है। तो इसका देखो आप क्या होता है, आप बताओ मुझे, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमको रेट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है ना, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, यही तो होता है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो प्रोडक्ट का मैं करूं तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हमको, इंक्रीज करता हुआ पॉजिटिव del P by del T, ठीक है। ये किसका मिलेगा, ये हमको प्रोडक्ट का मिलेगा, ठीक है। अगर एट इंस्टेंट मान लो किसी पोजीशन पे लिखना है तो dP by dt, और ये एवरेज लिखना है del P by dt। और देखिए आप, ये किसका होगा, ऐसे नहीं, इस तरीके से सेम सेम इसका उल्टा होता है। जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज करेगा ना, समझ रहे हो आप, ये ऐसे होगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज करेगा। ये हमारा किसका स्लोप दिखाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट का दिखाएगा, जिसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और जिसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, वो हमारा क्या है, हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। तो अगर मैं कहूं कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा जाए, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज, इसी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे सीधा उल्टा ले लो ना, कंसंट क्या हो रहा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज कर रही थी। यानी कि रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कराओगे तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्रेशर। अगर गैसियस है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, अगर गैसियस है तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी प्रेशर अप्लाई करोगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्या बोलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, कोलिजन भी ज्यादा होगा, इंटरमिक्सिंग भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, इंटरमिक्सिंग और कोलिजन से ही तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है। तो आप बताओ कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, सिंपल है, बिल्कुल भी प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो उस टाइम पर भी रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का आरेख लिख देना है, रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। हमारा ये सेकंड था। थर्ड फैक्टर क्या था, प्रेशर। प्रेशर भी जब भी आप अप्लाई करोगे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएंगे, जिससे कि रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। अब हमको थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, देखो आर्मीनियस एक साइंटिस्ट थे, ये केमिकल एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेट इंक्रीज करता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। और आर्मीनियस एक केमिस्ट थे, आर्मीनियस ने तो ये तक बोला, आर्मीनियस ने ये बोला कि अगर किसी भी का आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है। आर्मीनियस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए थे, ये चीज एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें क्या मिला था कि जब भी हम एवरी 10 डिग्री सेल्सियस हम रेज करेंगे टेम्परेचर तो रेट बिकम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यही आर्मीनियस कह रहे थे। और इन्होंने एक रिलेशन दिया, इन्होंने आर्मीनियस ने एक रिलेशन दिया, क्या
क्या था वो इक्वेशन, उसको हम कहते हैं आर्रीनियस इक्वेशन। देखो आर्रीनियस ने क्या कहा था कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड raise in temperature क्या होता है, the rate become double, रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। किसी को भी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दे तो, और इनका जो इक्वेशन था वो मिटा करके लिख दे, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चौथा फैक्टर हम टेम्परेचर का पढ़ रहे हैं, आर्रीनियस इक्वेशन, इन्होंने जो एक रिलेशन दिया उसको बोलते हैं आर्रीनियस इक्वेशन। वो होता है K = A e to the minus EA upon में RT, where K क्या होता है, K है रेट कांस्टेंट, K है रेट कांस्टेंट, A है हमारा आर्रीनियस फैक्टर, अभी बताते हैं क्या है आर्रीनियस फैक्टर। EA है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वह एनर्जी जो हम सप्लाई कर, जैसे रिएक्टेंट होता है पहले क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है ना, फिर इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी, जैसे देखो रिएक्टेंट है ये इस लेवल पर ऐसा होता है, ये यहाँ रिएक्टेंट होता है, यहाँ इंटरमीडिएट स्टेज है हमारा, और फिर आते हैं प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी होती है और यहाँ तक पहुंचने में जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचने के लिए, इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम कहते हैं EA। क्या EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये है हमारा EA एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है, तो गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और T है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। तो देखो आप क्या अभी हम लोग पढ़े टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कि टेम्परेचर जब भी हम इंक्रीज करते हैं रेट हमारा बढ़ जाता है। आप यहाँ भी देख लो जरा, मैथमेटिकली सोचना आप, T की वैल्यू का इंक्रीज करना, अगर मैं बात करूँ इस पर, माइनस क्या है ये, माइनस EA/RT है, यही है ना, e to the power minus EA/RT। तो इसकी वैल्यू जितना ज्यादा, उसका नेगेटिव होने का मतलब ये देखो, इसकी वैल्यू बढ़ी। आप किसी चीज में, आप मान लो आपने 10 लिखा हुआ है, आप इसको 2 से डिवाइड करो, आपने 10 लिखा है आप उसको 5 से डिवाइड करो, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना, इसकी वैल्यू 5 आएगी और इसकी वैल्यू 2 आएगी। जरा आप बताओ मुझे, अगर इसकी वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर देगा, इसकी वैल्यू को 2 से क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो ओवरऑल क्या किया, डिक्रीज कर दिया। वैसे ही मैं बोलूं कि टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो इस ओवरऑल इतने की EA/RT की वैल्यू क्या होगी बच्चा, इंक्रीज कर जाएगी। और किसी के पावर में नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जितना, अब जरा इतने को समझो, इतना आपने बोला कि ये क्या हो गया, T के बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो गई, T के बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम आएगी, छोटी आएगी। और मैं अगर बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव की, आप मुझे बताओ -5 बड़ा है या -2, तो -2 बड़ा है ना, -2 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगी, ये वैल्यू जितनी छोटी रहेगी, मतलब ये वाली जो वैल्यू जितनी, जैसे यहाँ पर 2 है तो ये 2 अगर 5 से छोटा है तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी आई है, यानी कि ये वैल्यू जितनी छोटी आएगी ये ओवरऑल उतना ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है, तो कह सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू छोटी आएगी, ये वैल्यू छोटी का मतलब अगर इसमें नेगेटिव साइन लगा है, यानी नेगेटिव भी होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो हमारा अपने आप रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस पर आर्रीनियस पर कैसे कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। आपको पूछ देगा कि इज इट पॉसिबल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां से क्या आ गया कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब ये है कि जितने भी, अब देखो रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया ये, मतलब जितने भी पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे वो सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जितने भी पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं वो सारे के सारे किसका फॉर्मेशन कर दे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे। तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसकी वजह से क्या हुआ कि कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी। देखो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बराबर होगा कांस्टेंट का, लिखो गया, which means that, इसका मतलब क्या हुआ, which means that rate constant is equal to collision frequency that is, इसका क्या मतलब है, that is all collide particle या all collision responsible for formation of product, which is, सारे कोलिजन पॉसिबल हो ही नहीं सकते कि सारे के सारे जितने भी कोलिजन हुए उससे क्या हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, which is not possible, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, which is not possible। ठीक है, तो आप कह सकते हो hence EA is not equal to 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके का कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉट। नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, फटाफट देखो इतना, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होगी कि नहीं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, आप सोचो अगर कि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, इसको आप मान लो e टू द पावर x, इतने को बस मान लो x, वेयर x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है EA अपॉन RT। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, EA अपॉन RT। यहाँ पर अगर EA का नेगेटिव होना, EA का नेगेटिव होना मतलब ये पूरा E पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये पूरा EX आ गया, वेयर x की वैल्यू हो गई हमारी EA अपॉन RT। तो EX इज इक्वल टू क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, पढ़े हो आप लोग ना, x क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप क्या बोलते हैं, हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दीजिए, बस आप x तक लेकर के चलिए। तो 1 प्लस x की वैल्यू क्या है, EA अपॉन RT, क्या आया 1 प्लस EA अपॉन RT। ठीक, आप इसको क्या पुट कर दो इसमें, EX तो हमारी ये पूरी थी, तो क्या आया K इज इक्वल टू A 1 प्लस EA अपॉन RT, कुछ इतना आ गया। इसका मतलब क्या है भाई, ये बताओ, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगी, कुछ ये कांस्टेंट होगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी वैल्यू का, इसका मतलब क्या आया, K मतलब K में किसी चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब जाकर के वो रेट कांस्टेंट के इक्वल आ रही है, समझ में आ रहा है, व्हिच मींस दैट K इज मच ग्रेटर देन A से K की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि भाई अब बताओ कि जितना कोलिजन हुआ ही नहीं, यहाँ पर क्या है, ए क्या थी हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि कितना कोलाइड हो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि जितनी भी कोलिजन हो रही है, ठीक है बच्चा, उससे क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये होता है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन से कहीं ज्यादा रेट कांस्टेंट आ जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है, कोलिजन होगा उसमें से तो कितने होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए, तो उससे कुछ कम आना चाहिए, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या आ जा रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मच ग्रेटर देन आ जा रहा है, समझ में आ रही है बात। तो ये भी क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, ठीक है, किसी रिएक्शन की। आप लोग कंडीशन याद कर लो, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है रिएक्शन की, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। बोल रहा है कि और एक क्वेश्चन एक और है कि क्या
not possible. Temperature of the reaction is not equal to infinite. Infinite के equal नहीं हो सकती है temperature. अब देखिए हमारा अगला फैक्टर है, अगला फैक्टर कौन सा है? ये हमारा टेम्परेचर का अगला फैक्टर है कैटलिस्ट का. कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है? कैटलिस्ट क्या होता है? तो द सबस्टेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन. बस वो जो जिस पाथ से होकर के जाता है ना, वो बस उसको चेंज कर देता है. उसके ना ही इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करता है, ना ही उसके फाइनल कंसंट्रेशन को चेंज करता है. ठीक है, ना ही उसकी इनिशियल एनर्जी को चेंज करता है, ना ही उसके फाइनल एनर्जी को चेंज करता है. बस वो अल्टर कर देती है, वो छोटा कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है. तो जाहिर सी बात है, कम पाथ अगर कम कर देगा तो कम ही समय लगेगा ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए. जैसे मैं अगर बात करूं, अगर हम लोग पढ़े तो ये कंसंट्रेशन नहीं, ये एनर्जी है हमारी, ये एनर्जी है, ये टाइम है. अगर यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पर है, रिएक्टेंट की एनर्जी की बात करेंगे हम, एनर्जी यहाँ पर है तो कुछ इंटरमीडिएट स्टेज तक जाएगा, इंटरमीडिएट से फिर वापस आएगा और ये प्रोडक्ट हो गया हमारा. ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, इंटरमीडिएट स्टेज हो गया. ठीक है, कैटलिस्ट डालते हैं तो इसमें यूज नहीं होता है कैटलिस्ट का कभी भी. कैटलिस्ट इसमें यूज अप नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है. बिना मिक्स हुए बस क्या करता है, अल्टर कर देता है रेट ऑफ द रिएक्शन को. वो क्या करता है, इसके पाथ को छोटा कर देता है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ ना आकर के यहाँ हो जाती है. तो जैसे ही ये रिएक्शन का एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है, वो अपने इंटरमीडिएट स्टेज पर हो जाता है. तो इतना क्या कर दिया, ये देखो, ये पूरी हमारी पहले क्या थी, ये थी एक्टिवेशन एनर्जी, बट वो क्या कर दिया, इतना कर दिया. यही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई. समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर देता है कैटलिस्ट, बस EA को क्या कर देता है, घटा देता है, डिक्रीज कर देता है. कैटलिस्ट EA को डिक्रीज कर देगा. अब बताओ मुझे कि एनर्जी लेवल यहाँ जाएगी, फिर आएगी और यहीं से चली जाए तो किसका रेट ज़्यादा होगा, इसी का ना. तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. और तो कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, जरूरी नहीं कि कैटलिस्ट ऑलवेज रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है. कभी-कभी मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन को घटा भी देता है. वो जब भी आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करोगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करोगे आप, तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, मतलब कम कर देता है, जिससे कि रेट बढ़ जाती है. और अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट ही आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट आप यूज करोगे तो वो इस रेट को इस क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे कि रेट क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है. गिब्स में एनर्जी कैटलिस्ट पर क्यों नहीं यूज होता है, मतलब इसका कैटलिस्ट पर कोई असर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही रिएक्टेंट में इन्वॉल्व होता है, ना ही प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है. बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट है हमारा छोटा सा ये सरफेस एरिया. सरफेस एरिया को आप बढ़ा दोगे तो अपने आप कंसंट्रेशन, अरे क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा जब आप सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे. सरफेस एरिया में जब भी देखो, मान लो आप इतने में लिए हो और ये भी इतने में लिए हो, तो जो ऊपर के पार्टिकल्स होंगे, मतलब सरफेस आपने इसमें कुछ मिक्स किया, दो चीजें मिलाई तो हमारा तीसरा चीज ऐसा बन रहा है. ठीक है, तो जब भी बस इतने का एरिया है तो पहले क्या करता होगा, अपर लेयर वर्क करता होगा ना, जो भी इंटरमिक्सिंग का काम है. तो एक कितना है और एक में बड़ा सरफेस एरिया ले लो, तो इतने के अपर एरिया, मतलब एरिया क्या हुआ, एरिया इंक्रीज कर गया ना. तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे इंटरमिक्सिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा. तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ग्रेटर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. तीसरा आ गया, अगर लाइट की अगर मैं बात करूं, व्हेन सर्टेन रिएक्शन ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन की बात की जाए, लाइट की बात की जाए, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब भी लाइट पड़ती है किसी रिएक्टेंट पर, जैसे कि हम विजिबल या यूवी रेडिएशंस किसी फोटोन किसी सर्टेन रिएक्शंस पर डालें हम उस टाइम पर, तो ऐसे रिएक्शंस को तो हम कहते हैं फोटोकेमिकल सेल. फोटोकेमिकल सेल नाम से समझ में आ रहा है, फोटोकेमिकल सेल ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिस पर हम किसी लाइट का यूज करें, किसी रेडिएशन का यूज करें. ठीक है, विजिबल वाला हमारा लाइट हो गया, और यूवी रेडिएशन यूज कर सकते हैं. तो उस टाइम पर जो रेट होता है वो अफेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ द लाइट से. ठीक है, वो बढ़ जाती है लाइट अगर हम डाल दें तो. अब हम ये हमारे पूरे खत्म हो गए फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. समरी सुनिए, पहला था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा क्या पढ़े थे जी, कंसंट्रेशन. दूसरा कंसंट्रेशन पढ़े थे,
उसके बाद प्रेशर, उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद पढ़े हम लोग कैटलिस्ट, फिर सरफेस एरिया, और एक लास्ट था हमारा क्या, लाइट का इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 6 फैक्टर अफेक्टिंग थे। आज के लिए बस इतना है।